स्वागत है आप सबका मानसरोवर पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में। आज हम आपके लिए लाए हैं एक नई कहानी, एक अलग तरीके की कहानी, एक साइंस फिक्शन कहानी। और इसके लिखने वाले जो राइटर हैं वो प्राइमरीली राइटर नहीं थे, वो मुख्यतः एक वैज्ञानिक थे और भारत के सबसे बेहतरीन वैज्ञानिकों में से एक थे। और पिछले ही हफ्ते उनका देहांत हुआ है, जिस वजह से हमने सोचा कि क्यों ना उनकी एक कहानी पढ़ी जाए। डॉक्टर जयंत नर्लिकर की बात कर रहे हैं हम, जो कि भारत के सबसे फोरमोस्ट एस्ट्रोनॉमर रहे हैं और उन्होंने पब्लिक साइंस कम्युनिकेशन के लिए बहुत काम किया। दूरदर्शन के लिए उन्होंने कई प्रोग्राम बनाए, कई कहानियाँ लिखी, नावल लिखे, कई सारी किताबें जो उनकी मैं आज आपको दिखाना चाहता था कि अगर आप उनके बारे में नहीं जानते हैं या बहुत कम जानते हैं तो ज़रूर उनकी किताबें लें। उनकी किताबें हिंदी में भी हैं। मूलतः वो मराठी में लिखते थे, जो साइंस फिक्शन कहानी लिखते थे अपनी वैज्ञानिक, लेकिन उनका ट्रांसलेशन इंग्लिश में और हिंदी में भी उपलब्ध है। और जयंत नर्लिकर जैसे लोग भारत की पृष्ठभूमि में बहुत ही विरले हैं। ऐसे लोग बहुत कम हुए हैं अभी तक जिन्होंने साइंस के लिए इतना काम किया और उसके बारे में लिखा भी और कहानियाँ भी लिखी, क्योंकि साइंस फिक्शन एक ऐसा चीज़ है जो इंडिया में बहुत कम राइटर्स, आप विकीपीडिया पे जाएंगे आपको कुछ 20, 25, 30 नाम मिलेंगे, जो कि भारत की पॉपुलेशन को देख के बहुत कम है उसकी संख्या। तो मेरे साथ है आज वैष्णवी शर्मा। हेलो। एंड आज हम उनकी एक कहानी पढ़ते हैं और कहानी के बाद डिस्कशन करेंगे। तो चलते हैं कहानी की ओर। कहानी का नाम है धूमकेतु। धूमकेतु माने कॉमेट। तो सुनते हैं धूमकेतु। दिसंबर के महीने में अमावस की काली रात थी। खिड़की से आता ठंडी हवा का झोंका इंद्राणी देवी की नींद उड़ाने के लिए काफ़ी था। उनींदी अवस्था में उन्होंने बगल वाले तकिए को टटोल कर देखा। हालांकि सच्चाई उन्हें पता थी, दत्तादा अपने बिस्तर पर नहीं थे। फिर उन्होंने दरवाजे की ओर देखा। अब उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया, क्योंकि दरवाज़ा पूरा खुला हुआ था। तो वो फिर उसी कमबख्त दिव्या से यारी निभाने गए हैं। कम से कम दरवाज़ा बंद करने का ध्यान तो रखना चाहिए था। इंद्राणी देवी ने बड़बड़ाते हुए अपनी नाराज़गी जताई, पर वो अपनी मुस्कान को भी नहीं दबा पाई। जानती थीं कि उनके पति घर गृहस्थी की समस्याओं से पूरी तरह बेखबर है। क्या उनके डॉक्टर ने उन्हें ठंड से बचने के लिए सावधानी बरतने को नहीं कहा था? लेकिन वो इतने भुलक्कड़ थे कि उन्हें स्वेटर पहनने का भी ध्यान नहीं रहता, जो कि बगल में कुर्सी पर पड़ा रहता था। याद भी कैसे रहता, उन पर तो दिव्या का जादू चढ़ा था। इंद्राणी देवी ने शॉल लपेटा और सफ़ेद पुलोवर उठाकर सीधे छत का रुख किया। उद्देश्य था अपने पति और दिव्या के बीच में कबाब में हड्डी बनना। छत पर उन्होंने पाया कि वो दोनों आंखों में आंखें डाले बैठे हैं। कम से कम दत्तादा तो दिव्या की आंखों में डूबे हुए थे। इंचों में दिव्या की कमसन फिगर 8.64 थी, यानी अपर्चर 8 इंच और फोकल लेंथ 64 इंच। जब से दत्तादा को ये टेलीस्कोप मिला, उनके रोमांच का ठिकाना नहीं है। उन्होंने इसे नाम दिया दिव्य चक्षु। आखिर वो इस ब्रह्मांड को इंसानी आंखों से बेहतर जो देख सकता था। लेकिन इंद्राणी देवी को टेलीस्कोप अपनी सौत के समान लगता था, जिसने उनके पति को फंसा लिया था। इसलिए वो इसे दिव्या कहती थी और उसका यही नाम प्रचलित हो गया। लेकिन दत्तादा के लिए तो दिव्या साकार हो चुके एक सपने की तरह था। शौकिया खगोलविद होने के नाते उनका सपना था कि उनके पास भी ढेर सारे पैसे हों, जिनसे वो एक अच्छा टेलीस्कोप खरीद सकें। उनकी ये भी इच्छा थी कि उनके पास ढेर सारा वक्त हो कि वो भी सातों आसमानों तक देख सकें। नौकरी से रिटायर होने पर उनके ये दोनों सपने साकार हो गए। अब उनके पास टेलीस्कोप खरीदने के लिए काफ़ी पैसा था और तारों को देखने के लिए बहुत सारा वक्त भी। टेलीस्कोप को उन्होंने अच्छी तरह अपनी छत पर लगा दिया और अब वो लंबी रातों में टिमटिमाते तारों को देर रात तक निहारते रहते। कम से कम इंद्राणी देवी का तो यही मानना था। लो, ये स्वेटर पहन लो। क्या तुम चाहते हो कि नवीन बाबू कल तुम्हें बिस्तर से उठने से ही मना कर दें? दत्तादा ने स्वेटर पहन लिया और वापस मुड़कर टेलीस्कोप में अपनी आंखें गड़ा दी। हालांकि इंद्राणी देवी जानती थी कि उनकी बातों से दत्तादा के कानों पर जूं नहीं रेंगेगी। फिर भी
वो ताना मारने से खुद को नहीं रोक सकी। वही पुराने सितारे, वही पुराने सितारे। अगर दत्तादा इस ताने को सुन भी लेते तो भी वो इसका जवाब नहीं दे पाते। कोई संगीत प्रेमी क्यों बार बार पुराने राग को सुनना चाहता है जिसे बार बार बजाया जा रहा हो? कोई कला पारखी क्यों उसी पुरानी तस्वीर को घंटों यूं ही निहारता रहता है? लेकिन दत्तादा जानते थे कि उनके सिर पर तना काला आकाश हमेशा एक जैसा नहीं रहता। काले आसमान की तस्वीर बदलती रहती है, क्योंकि धरती सूर्य का चक्कर काटती है और सूर्य भी अपनी जगह पर स्थिर नहीं रहता। सूर्य ही क्यों, ध्रुव तारा भी अटल नहीं है। और ग्रहों तथा उनके उपग्रहों को क्या कहा जाए, जो उन्हीं पुराने सितारों के बीच चलते फिरते नजर आते हैं। और धूमकेतु, किसी भी शौकिया खगोलविद की तरह दत्तादा की भी दबी हुई इच्छा थी कि वो भी एक दिन किसी नए धूमकेतु को खोज निकालेंगे, क्योंकि धूमकेतु नए भी हो सकते हैं। जैसा कि वो सौर मंडल के दूर दराज के कोनों से आते हैं, ग्रहों की तरह धूमकेतु भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं, लेकिन उनकी कक्षाएं बहुत ही अनियमित होती हैं। इसलिए जब कोई धूमकेतु सूर्य के निकट आता है तो उसकी लंबी सी पूंछ मिल जाती है, जो सूर्य की रोशनी में चमकती हुई दिखाई देती है। इसके बाद धूमकेतु अंधेरे में कहीं लुप्त हो जाता है तथा वर्षों या कई बार तो सदियों तक नहीं दिखता। दत्तादा को याद है कि 1986 में जब हैली धूमकेतु दिखाई दिया था तो चारों ओर कितनी उत्तेजना फैल गई थी। ये धूमकेतु 76 साल में एक बार सूर्य के निकट आता है। वो जानते थे कि इससे भी लंबी परिक्रमा करने वाले अवधि वाले धूमकेतु भी अस्तित्व में हैं, और ऐसा कोई धूमकेतु जिसका कोई इतिहास दर्ज ना हो नया माना जाएगा और खोजकर्ता के नाम पर उसको नाम दिया जाएगा। तो दत्तादा की दबी हुई इच्छा थी दत्ता धूमकेतु को खोज निकालना। लेकिन 8 इंच के दिव्या के साथ ऐसी होने की कितनी संभावना थी? पेशेवर खगोलविदों के पास तो भीमकाय टेलीस्कोप होते हैं और एक एक चीज़ को दर्ज करने वाले इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी। उनके आगे तो दिव्या टेलीस्कोप बच्चा था। लेकिन दत्तादा आशावादी थे। वो जानते थे कि जो पेशेवर खगोलविद हैं वो अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार ही काम करते हैं, यानी लकीर के फकीर हैं। वो धुंधले तारों को देखेंगे, बादलों जैसी आकाशगंगाओं को देखेंगे और बहुत दूर स्थित किसी फटते हुए तारे को देखेंगे। हो सकता है कि वो धूमकेतु जैसी किसी मामूली चीज़ को नज़रअंदाज कर दें जिसकी कि उन्हें देखने की बिल्कुल भी उम्मीद ना हो। सच तो यही है कि शौकिया खगोलविदों ने ही अक्सर नए नए धूमकेतुओं को खोजा था जिन्हें पेशेवरों ने नज़रअंदाज कर दिया था। और दत्तादा को ऐसा लगता था कि आज की रात बहुत बड़ी रात होने जा रही है। उन्हीं पुराने सितारों के बीच दत्तादा ने एक धुंधले से अजनबी को खोज निकाला। वो अजनबी ही था। दत्तादा ने अपने पास रखे चार्टों से उसका मिलान किया, दिव्या के शीशों की जांच की कि कहीं उस पर मैल तो नहीं जम गया है, और टॉर्च की रोशनी में अपने जेबी कैलकुलेटर पर जल्दी जल्दी कुछ गणनाएं की। भले ही वो घर गृहस्थी के कामों में अनाड़ी और भुलक्कड़ हों, लेकिन अपने प्रेक्षणों के मामलों में वे सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ों का ध्यान रखते थे। सचमुच कोई गलती नहीं थी। वो जिस चीज़ को देख रहे थे वो पहले वहाँ नहीं थी और किसी नए धूमकेतु की तरह ही लगती थी। फिर भी वो 2 बजे रात तक उसकी जांच करते रहे। धीरे धीरे रात बीत गई और पूर्वी आकाश में भोर का उजाला फैलने लगा। अब तारों को देखना संभव नहीं था। दत्तादा के रोमांच का ठिकाना नहीं था। उनसे कुछ दूरी पर ही दक्षिणेश्वर मंदिर में लोगों की चहल पहल शुरू हो गई। फिर बेलूर मठ में भी लोगों का आना जाना चालू हो गया। सॉरी। फिर बेलूर मठ में भी लोगों का आना जाना चालू हो गया। जल्द ही कोलकाता की बजबजाती शहरी जिंदगी शुरू हो जाएगी और आसमान में क्या हुआ इसकी किसी को परवाह नहीं रहेगी। दत्तादा ने दिव्या को किट में रखा और छत से नीचे आ गए। क्या उन्हें ये बड़ी खबर सुनाने के लिए इंद्राणी को जगाना चाहिए? उन्होंने गहरी नींद में सोती पत्नी के शांत चेहरे को देखकर उसे छेड़ना ठीक नहीं समझा। वो जानते थे कि उन दोनों का जीवन चलाने के लिए वो दिन भर कितनी कड़ी मेहनत करती है। इसलिए दत्तादा चुपचाप अपने बिस्तर पर लुढ़क गए और जल्दी ही उनके संतुष्टि भरे खर्राटे कमरे में गूंजने लगे। 2 दिन बाद आनंद बाजार पत्रिका में सनसनीखेज खबर छपी। कोलकाता निवासी ने नया धूमकेतु खोजा। हमारे विशेष संवाददाता द्वारा।
कोलकाता के उत्तरी उपनगर के निवासी श्री मनोज दत्ता का दावा है कि उन्होंने एक नया धूमकेतु खोजा है। पिछली 2 रातों से उन्होंने इस धूमकेतु को देखा है और उसकी स्थिति के बारे में बेंगलोर स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स को सूचित कर दिया है। आईआईए के पास कवलूर में 90 इंच का एक टेलीस्कोप है जो एशिया में सबसे बड़ा है। इस टेलीस्कोप ने भी दत्ता की खोज की पुष्टि की है, जो उनके शौकिया खगोलविद के जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि होने जा रही है। अपने मित्रों और प्रशंसकों के बीच दत्ता दा के रूप में लोकप्रिय श्री दत्ता दा का अनुमान है कि अगले कुछ महीनों में धूमकेतु नंगी आंखों से दिखने लगेगा। अपनी इस खोज का सारा श्रेय वो अपने 8 इंच के टेलीस्कोप दिव्या को देते हैं। उसके बाद केवल 1 हफ्ते के भीतर ही दत्ता धूमकेतु को सारी दुनिया में इसी नाम से मान्यता मिल गई। आईआईए ने उन खोजों की पुष्टि की और सारी दुनिया की वेधशालाओं को सूचित कर दिया कि नए धूमकेतु को खोजने में मान्य प्रक्रिया अपनाई गई है। लिहाजा नए धूमकेतु का नाम उसके खोजकर्ता के नाम पर रख दिया गया। इसके साथ ही अंतर्मुखी दत्ता दा दुनिया भर में मशहूर हो गए, जो उन्हें पसंद नहीं था। स्वागत और बधाई समारोहों का लंबा सिलसिला चालू हो गया, जिनमें दत्ता दा को मन मारकर उपस्थित होना पड़ता। इन समारोहों में प्रायः ऐसे लोग ही होते जिन्हें धूमकेतु के बारे में कुछ भी पता नहीं होता और जो खगोल शास्त्र को ज्योतिष विद्या समझकर लंबे लंबे भाषण झाड़ते थे। ऐसे ही एक समारोह से लौटते समय दत्ता दा निराशा में बड़बड़ाए, काश मैंने इस धूमकेतु को नहीं खोजा होता। उन्हें आश्चर्य हुआ कि इंद्राणी देवी भी उनकी इस इच्छा से सहमत थी। मैं भी चाहती हूँ, पर मेरे चाहने का कारण कुछ और है। मैं जानती हूँ कि क्यों आपके मुंह से ये शब्द निकले। आपको तो भीड़ भाड़ भरे समारोह से घृणा है ना? बिल्कुल ठीक। ये ज़रूरी है कि मुझे जो सम्मान और मान्यता मिल रही है वो मुझे अच्छी लगती है और मैं अपने मित्रों एवं शुभचिंतकों का आभारी हूँ। पर क्या तुम नहीं सोचती कि हम भारतीय ऐसी चीज़ों में अति कर देते हैं? विज्ञान हो, खेलकूद या कला हो, अच्छे काम की प्रशंसा तो होनी ही चाहिए, लेकिन इसमें परिप्रेक्ष्य को भुला नहीं देना चाहिए। हमारा समाज अभी इतना परिपक्व नहीं हुआ है कि महानता को अपने में समा सके, लेकिन मेरी तरह के बहुत कम लोग हैं जो इस तरह से महसूस करते हैं। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुमने ये क्यों कहा कि मैं इस धूमकेतु को नहीं खोजा होता? धूमकेतु दुर्भाग्य लाते हैं और मैं चाहती हूँ कि आप जैसे अच्छे आदमी को किसी धूमकेतु की खोज से नहीं जुड़ना चाहिए था, इंद्राणी देवी ने चिंतातुर होकर कहा। दत्ता दा ठहाका लगाकर हंस पड़े। मैं देखता हूँ कि एमए की डिग्री ने भी तुम्हारे अंधविश्वासों का इलाज नहीं किया है। किसी धूमकेतु के आगमन और धरती पर तबाहियों के बीच कोई संबंध नहीं है, बल्कि धूमकेतुओं का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन किया गया है और उनकी बनावट को अच्छी तरह समझा गया है। उनमें कुछ भी नुकसानदायक नहीं। वो तो निष्क्रिय प्रणालियां हैं जो गुरुत्वाकर्षण बल में अपने आप खींची चली जाती हैं। हम मनुष्यों पर उनकी दिव्य या दानवी ताकत चलने की तो बात ही छोड़ दो। तुम जल्दी ही देखोगी कि मेरे द्वारा खोजा गया ये धूमकेतु हमारे पास से चुपचाप गुजर जाएगा और किसी के लिए कोई परेशानी पैदा नहीं करेगा। लेकिन अपनी इस आखिरी बात में दत्ता दा पूरी तरह ठीक नहीं थे। कैम्ब्रिज के किंग्स कॉलेज के बड़े से दावत खाने में अभी अभी रात की दावत खत्म हुई थी। कॉलेज के छात्र फेलो दावत में शरीक हुए थे। विद्यार्थीगण तो चुपचाप खाना खाकर जा चुके थे और अपनी अपनी पढ़ाई या मौज मस्ती में मशगूल थे, पर फेलो अभी अभी दावत खाने की ऊंची मेज पर डटे हुए थे। डटकर खाने के बाद अब वो कॉलेज के तहखाने से निकाली गई शॉट्यू मॉन्टो रॉथस्चाइल्ड जैसी पुरानी मदिरा का स्वाद ले रहे थे। दरअसल कॉलेज के प्राध्यापकों को कॉलेज की उत्कृष्ट मदिरा पर बहुत गर्व था। उन्हें शराब न पीने वालों पर तरस आता था और पीकर धुत हो जाने वालों से घृणा होती थी। उनकी राय में ये दोनों ही तरह के पियक्कड़ शराब के नज़ाकत भरे स्वाद का मज़ा लेना नहीं जानते थे। इन शराब पार्कियों में जेम्स फोर्सिथ सबसे नया था। दस्तूर के अनुसार और जूनियर फेलो होने के नाते शराब, अखरोट एवं चीज़ का दौर पूरा होने पर बत्तियां बुझाने का काम उसे ही करना पड़ता है और दस्तूर के अनुसार ही बोतलों में बची खुची शराब भी वो घर ले जाकर पी सकता था। आज रात भी वो शराब का दौर थमने का इंतज़ार कर रहा था, पर आज ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था।
शराब की खूबसूरत ट्रॉली ने लंबी मेज़ का एक चक्कर लगाया ही था कि रसोइये ने आकर प्रिंसिपल के कान में फुसफुसाकर कुछ कहा। साथ ही चांदी की ट्रे में उन्हें एक लिफाफा थमा दिया। प्रिंसिपल ने इशारे से जेम्स को अपने पास बुलाया और लिफाफा देते हुए कहा, ऐसा लगता है कि जिम, आज रात बची हुई शराब तुम्हें नहीं मिलेगी। लगता है दूसरे कमरे में तुम्हारी सख्त ज़रूरत है। जेम्स गिब्स द्वारा बनाई गई खूबसूरत इमारत की ओर बढ़ते हुए जेम्स ने लिफाफा खोला। इसमें एक छोटा सा संदेश था। प्रिय डॉक्टर फॉर्सिथ, इस संदेशवाहक को निर्देश है कि वो आपको आज रात मेरे लंदन वाले कार्यालय में ले आए। कृपया अविलंब चले आएं। मैं लंदन में आपके रात भर रुकने का इंतज़ाम कर रहा हूँ। आपको हुई असुविधा के लिए मुझे खेद है। आपसे प्रार्थना है कि इस यात्रा को गोपनीय रखें। मेरा विश्वास करें, ये बहुत ज़रूरी है। आपका विश्वसनीय जॉन मैकफर्सन। हस्ताक्षर के नीचे करने वाले की पदवी भी लिखी थी। प्रतिरक्षा विज्ञान सलाहकार, महामहिम महारानी की सरकार। जेम्स के कमरे में घुसते ही आतिशदान के पास बैठे कटोरी जैसी टोपी पहने आदमी ने उनका स्वागत किया। मैं जॉनसन हूँ श्रीमान, व्हाइट हॉल में सुरक्षा अधिकारी। उसने अपना पहचान पत्र दिखाया और आगे बोला, मैं समझता हूँ श्रीमान, आप मेरे यहाँ आने का कारण जानते हैं। केवल उतना ही जितना इस संदेश में है, जेम्स ने उत्तर दिया। वो जानता था कि जॉनसन से और ज़्यादा पूछताछ करना बेकार है। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। क्या तुम शहरी पीना पसंद करोगे? नहीं श्रीमान, गाड़ी चलाते वक्त तो बिल्कुल नहीं। जेम्स ने जल्दी जल्दी अपना बैग तैयार किया और जॉनसन के पीछे पीछे चल पड़ा। आगे का लॉन पार करते ही ग्रेट सेंट मैरी चर्च के घंटाघर ने 9 का घंटा बजाया। लंदन तक M11 मोटरवे पर जॉनसन ने अपनी पोर्ट कॉर्टिना डाल दी। 1.5 घंटे के भीतर ही वो व्हाइट हॉल के सामने खड़े थे। वहाँ सत्ता का गलियारा पार कर सर जॉन मैकफर्सन के कक्ष तक पहुँचने में उन्हें 10 मिनट और लगे। जेम्स को सर जॉन से मिलाने के बाद गंभीर और अपने काम में होशियार जॉनसन चुपचाप वहाँ से चला गया। डॉक्टर फॉर्सिथ, बेवक्त आपको यहाँ बुलाने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। सर जॉन ने कोट और स्कार्फ उतारने में जेम्स की मदद करते हुए कहा, और ज़्यादा विलंब से बचने के लिए मैं सीधा पॉइंट पर आता हूँ। ये कहकर सर जॉन ने जेम्स को एक छुपा हुआ पर्चा थमा दिया। ये क्या? ये तो मेरा पर्चा है जो मैंने नेचर को भेजा था। आपको ये मूल प्रति कैसे और कहाँ से मिल गई? जेम्स हैरान था और कुछ कुछ परेशान भी। क्या उसकी जासूसी की जा रही थी? नहीं नहीं, ये जासूसी का मामला नहीं है। जेम्स की बेचैनी देखकर सर जॉन ने कहा, नेचर का संपादक टेलर मेरा मित्र है। हम ट्रिनिटी में साथ साथ पढ़ते थे और अब रिफॉर्म क्लब में अक्सर मिला करते हैं। हालांकि सर जॉन ने साफ साफ नहीं कहा था, पर जेम्स जानता था कि ट्रिनिटी से उनका मतलब ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज से था। सर जॉन, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपको ये पांडुलिपि कैसे मिली? मैंने नेचर से कहा था कि इसे अविलंब छाप दिया जाए क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। जेम्स के चेहरे पर हैरानी के भाव झलक रहे थे। मैं भी मानता हूँ कि ये महत्वपूर्ण है। असल में ये इतना महत्वपूर्ण है कि इसे कभी प्रकाशित ही नहीं होना चाहिए। यानी आपने जो कहा है, अगर वो सच है तो। सर जॉन ने पाइप सुलगाया। उसके काम की सटीकता पर कोई संदेह करे या कोई सच्चाई को दबाने का आदेश दे तो जेम्स को कभी भी सहन नहीं होता। पर क्योंकि सर जॉन सम्मानित वैज्ञानिक थे और उसकी बातों को सुनना भी चाहते थे, इसलिए जेम्स चुप था। 2 कश खींचने के बाद सर जॉन ने बोलना शुरू किया। कृपया मुझे गलत न समझें डॉक्टर फॉर्सिथ, आज दोपहर के भोजन पर मैं टेलर से क्लब में मिला था, जहां उसने मुझे आपका पर्चा दिखाया। मेरी अभी भी खगोल शास्त्र में अच्छी खासी रुचि है। आप जानते ही हैं, किसी पेशेवर रेफरी के पास भेजने से पहले उसने इस पर मेरी राय मांगी है। मुझे तुरंत ही महसूस हुआ आपने जो नतीजा निकाला है उसका बहुत गहरा असर होगा, बशर्ते कि वो सही हो। मेरा यकीन करें सर जॉन, ये बिल्कुल सही नतीजा है। मैंने इस पर अपना सारा कुछ दांव पर लगा दिया है। जेम्स अपने आप पर और ज़्यादा काबू नहीं रख पाया। हालांकि आकाशीय यांत्रिकी में आपका बड़ा नाम है, पर मैं चाहूँगा कि इस बार आपकी गणना गलत साबित हो। आपने भविष्यवाणी की है कि धूमकेतु दत्ता धरती से टकराने जा रहा है। क्या आप जानते हैं
कि इस टक्कर का नतीजा क्या होगा। नतीजे तो विनाशकारी ही होंगे, इसलिए मैंने अपनी गणनाओं को जांचने में ज़्यादा सावधानी बरती। कुछ दुर्लभ परिस्थितियों को छोड़ दें तो ये टक्कर ज़रूर होगी। जेम्स के शब्दों में पूरा आत्मविश्वास झलक रहा था। तभी सर जॉन ने अप्रत्याशित सवाल दागा, और वो दुर्लभ परिस्थितियां क्या हैं? हो सकता है कि धरती पर पहुंचने से पहले वो किसी शुद्ध ग्रह से टकरा जाए, अथवा सूर्य के निकट आने पर फट जाए या भाप बनकर उड़ जाए। लेकिन हम इन परिस्थितियों पर भरोसा नहीं कर सकते जो खुद संयोग पर टिकी हों। हमें तो यही मानकर चलना होगा कि धूमकेतु दत्ता धरती से टकराएगा। इस तरह के धूमकेतुओं की धरती से टक्कर 10 लाख वर्ष में एक बार होती है, पर अब हम जानते हैं कि अगले साल ही एक धूमकेतु धरती से टकराने जा रहा है। अगले साल नहीं, केवल 10 महीने में, जेम्स ने बीच में ही टोका। अब भूल सुधार के लिए धन्यवाद। क्या तुम महसूस करते हो कि धरती पर जीव जंतुओं की सारी प्रजातियों को बचाने के लिए हमारे पास केवल 10 महीनों का वक्त है? क्योंकि इस सीधी टक्कर में ऐसा नहीं होगा कि धरती का केवल वही भाग तबाह हो जिससे धूमकेतु टकराएगा, बल्कि समुद्र का जल बड़े पैमाने पर भाप बनकर उड़ जाएगा। वातावरण के अभाव में वो जीव जंतु भी नष्ट हो जाएंगे जो टक्कर से बच जाएंगे। क्या तुम नहीं सोचते कि इस सब को रोकने के लिए हमें कुछ करना चाहिए? जेम्स के चेहरे पर मुस्कान तैर गई। बिल्कुल सरकारी नौकर की तरह बोल रहा है, जैसे कि हमारे सामने कानून व्यवस्था तोड़ने की कोई मामूली वारदात हो। जेम्स ने सोचा, लेकिन प्रकट रूप में कहा, मैं पूछ सकता हूं कि कैसे हम इस प्राकृतिक आपदा को टाल सकते हैं? मैं नहीं जानता, पर हमारे पास कोशिश करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। मैं सोचता हूं कि इस मुसीबत से निपटने के लिए हमें 2 से ज़्यादा खोपड़ियों की ज़रूरत होगी। ये ज़रूरी है कि सारी दुनिया से विशेषज्ञों की बैठक तुरंत बुलाई जाए और इस आपदा को टालने के लिए गंभीरता से विचार विमर्श किया जाए, पर यह सब काम पूरी गोपनीयता से होना चाहिए। जेम्स के हाथों में पकड़ी पांडुलिपि को देखते हुए सर जॉन ने कहा, ज़रा सोचो, अगर दिल दहला देने वाली एक खबर लीक हो जाए तो दुनिया में कितनी भगदड़ मच जाएगी। लेकिन मेरे इस पर्चे को दबा लेने से सच्चाई छुप तो नहीं जाएगी सर जॉन, जेम्स ने कहा। दुनिया में और भी वैज्ञानिक हैं जो देर सवेर इसी नतीजे पर पहुंचेंगे। नहीं नहीं, इसे दबाओ नहीं, पर इसकी भाषा को ज़रा गोलमोल कर दो। इसमें जगह जगह पर अगर मगर जोड़ दो, ताकि लगे कि तुम्हारा निष्कर्ष निश्चित नहीं है। इस बीच मैं अन्य देशों में अपने मित्रों पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर उन्हें भी संयम बरतने को कहूँगा। पर कब तक? जब तक कि ये कमबख्त धूमकेतु चुपचाप अपने रास्ते पर चला नहीं जाता। आओ, कुछ वक्त लगाकर हम इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की तैयारी के लिए योजना बनाएं। क्या हम इस बैठक को 1 हफ्ते में बुला सकते हैं, इसी जगह? अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की अहम लेकिन गोपनीय बैठक, वो भी केवल 1 हफ्ते के भीतर। जेम्स को कुछ संदेह था, पर सर जॉन उससे सहमत नहीं हुए और बैठक की योजना बनाने में जुट गए। जिस वक्त तक उनकी बातचीत खत्म हुई और सर जॉन ने जेम्स को रीजेंट स्ट्रीट पर उनके होटल पहुंचवाया, रात के 1 बज चुके थे। सड़क पूरी तरह सुनसान पड़ी थी। तभी अनायास ही जेम्स की निगाह ऊपर को उठी। खिड़की के बाहर तारों भरा आसमान उसका स्वागत कर रहा था। उन्हीं सितारों के बीच कहीं दत्ता धूमकेतु था जो सीधे धरती से टकराने आ रहा था। ऐसी नीरवता भरी रात में यकीन करना मुश्किल था कि भविष्य में कितनी भीषण तबाही होने जा रही है। एक पल के लिए तो जेम्स को भी लगा कि उसके गुणाभाग में कोई गलती तो नहीं हो गई। अभी तक जेम्स के मन में सर जॉन की विद्वत्ता को लेकर जो कुछ शक था वो भी जाता रहा। जब वो बैठक में भाग लेने वहां पहुंचा तो देखा कि जिन विशेषज्ञों की सूची बनाई गई थी वो सभी वहां मौजूद थे। खगोल शास्त्री, कंप्यूटर वैज्ञानिक, नाभिकीय भौतिकविद, अंतरिक्ष विज्ञानी, जीव विज्ञानी, सब के सब बैठक में मौजूद थे। और सर जॉन ने खास तौर पर उस शख्स को भी बुलाया था जिसकी खोज से इस बवाल की शुरुआत हुई, मनोज दत्ता। सम्मेलन करीब 1 सप्ताह तक चला। पूरी कार्रवाई की किसी को भनक तक नहीं लगी। सबसे पहले तो वरिष्ठ विशेषज्ञों ने जेम्स फॉरसिथ की गणनाओं का धूमकेतु दत्ता के ताज़ा प्रेक्षणों से मिलान किया। वो बिल्कुल ठीक था।
उसने जिस सीधी टक्कर की भविष्यवाणी की थी उससे कोई बचाव नहीं था। इस बात की मामूली सी संभावना थी कि धूमकेतु धरती से टकराकर नहीं, बस वातावरण को रगड़ता हुआ निकल जाए। वैसी सूरत में जान माल का भारी नुकसान नहीं होता, पर यह मामूली राहत ये आश्वस्त करने को अपर्याप्त थी कि कोई कार्रवाई न की जाए। किसी न किसी कार्रवाई पर फैसला लेना जरूरी था, पर कार्रवाई किस रूप में की जाए? जमीन के नीचे बंकर बनाने और उनमें छिपने जैसे रक्षात्मक उपायों को विशेषज्ञों ने एक सिरे से नकार दिया। तकनीकी, जीव वैज्ञानिक और राजनीतिक रूप से ऐसा करना व्यवहारिक नहीं था। इसलिए एक ही रास्ता बचता था कि पलटकर धूमकेतु पर ही वार किया जाए। गंभीर विचार विमर्श करने के बाद विशेषज्ञ इस बात पर सहमत हुए कि क्या किया जा सकता है। धूमकेतु दत्ता को धक्का देकर अपने मार्ग से कुछ विचलित किया जा सकता था। विशेषज्ञों ने गणना करके हिसाब लगाया कि धरती पर उपलब्ध तमाम विनाशक नाभिकीय हथियारों की जरूरत पड़ेगी, तभी उस धूमकेतु को अपने पथ से बाल भर हटाया जा सकेगा। पर उसके लिए सही जगह पर, सही दिशा में और एकदम सही समय पर बेहद विशालकाय एटमी धमाका करना पड़ेगा, तभी ये तरकीब काम करेगी। वरना इन तमाम एटमी हथियारों को किसी अंतरिक्ष यान में लादकर इस तरह रवाना किया जा सकता था कि वो धरती की ओर बढ़ रहे धूमकेतु को रास्ते में ही रोक लें। तब फिर रिमोट कंट्रोल से उन हथियारों में एक साथ धमाका कराया जा सकता है। साथ ही विशेषज्ञों ने ये चेतावनी भी दी कि सफलता की बहुत कम गुंजाइश है। अगर दोनों का समय पर मिलन ना हो पाया तो सारी की सारी कवायद पर पानी फिर जाएगा। परिणाम कुछ भी हो, सफलता या असफलता, पूरी गोपनीयता बरतनी जरूरी थी। आखिरकार पूरी कार्रवाई के लिए टाइम टेबल तय हो गया। 10 अक्टूबर एटमी हथियारों से लदे अंतरिक्षयान को रवाना किया जाएगा, बशर्ते कि तब तक धूमकेतु प्राकृतिक कारणों से नष्ट ना हो गया हो या अपने पथ से विचलित ना हो गया हो। 15 नवंबर धूमकेतु के साथ यान का मिलन और हथियारों के जखीरे में धमाका। 15 दिसंबर अगर सारी कवायद असफल रही तो इस दिन धूमकेतु धरती से टकरा जाएगा, और अगर सफल रही तो इस दिन धूमकेतु धरती के निकट सुरक्षित दूरी से आगे निकल जाएगा। इसके अलावा इस प्रयास की सफलता इस बात पर भी निर्भर थी कि धूमकेतु कितना भारी था। कोई भी इसका अनुमान नहीं लगा सका। प्रत्येक को बस उम्मीद थी कि धूमकेतु बहुत ज़्यादा भारी ना हो। क्या आपको विश्वास है वास्तव में कि हम इसमें सफल होंगे? दत्ता दा ने सर जॉन मैकफर्सन से पूछा। पिछले एक हफ्ते में दोनों के बीच पक्की दोस्ती हो गई थी। श्रीमान दत्ता, मैं अपना जवाब पूरी ईमानदारी से दूंगा। 15 दिसंबर तक मैं क्रिसमस के लिए कोई भी उपहार नहीं खरीदूंगा। सम्मेलन के बाद 2 सप्ताहों तक दत्ता दा ब्रिटिश द्वीपों की सैर करते रहे। वहाँ की वेधशालाओं का भ्रमण करने और पेशेवर व शौकिया खगोलविदों से बातचीत करने में उन्हें बहुत आनंद आया। कोलकाता वापस लौटने पर भी उनके बड़े सामाजिक मित्रों, सामाजिक नेताओं, स्वयंसेवकों, विद्यार्थियों और सामान्य जन ने उनका बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया। फूल मालाओं से लदे और पत्रकारों के सवालों की बौछार का सामना करते हुए वो अपनी कार तक गए, जो बाहर उनका इंतजार कर रही थी। घर पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक पंडाल के नीचे अलग ही प्रकार की भीड़ जमा है। उन्होंने प्रश्न सूचक दृष्टि से इंद्राणी देवी की ओर देखा। वास्तव में वो जानती थीं कि दत्ता दा को भीड़ भाड़ पसंद नहीं। कुछ परेशान सी दिखती इंद्राणी देवी ने कारण बताया। मैंने एक यज्ञ का आयोजन किया है और तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए पंडितों को बुलाया है। इतना कहकर इंद्राणी देवी ने शिवाजी बाबू की ओर देखा, जो उनके पति यानी दत्ता दा के छोटे भाई थे। शिवाजी बाबू ने खखार कर गला साफ किया और बोले, जब से आपने धूमकेतु को खोजा है तब से हम सभी बहुत परेशान हैं। गुरुजी ने हमें सुझाव दिया है कि धूमकेतु की बुरी आत्मा की शांति के लिए यज्ञ करवा लें। हम सभी आपका इंतजार कर रहे हैं कि आप भी यज्ञ करें। क्या मैं जान सकता हूं कि इस तामझाम का खास फायदा क्या है? बाहर से दत्ता दा शांत दिख रहे थे। इससे जो धूमकेतु आपने खोजा है वो धरती पर कोई बुरा असर नहीं डालेगा। इस बात पर दत्ता दा अपना आपा खो बैठे। क्या तुम जानते नहीं कि ये सब अंधविश्वास है? इस सब का पुराने ज़माने में महत्व रहा होगा, जब आदमी नहीं जानता था कि धूमकेतु क्या है। आज आधुनिक समय में ये सब बेकार की चीज़ें हैं। धूमकेतुओं के बारे में आज सारी जानकारी है कि वो क्या हैं,
उनकी गति के बारे में गणित की गणनाओं द्वारा सटीक भविष्यवाणी की जाती है और आंकड़ों से पता चलता है कि धूमकेतुओं के आने और धरती पर मची तबाहियों के बीच कोई संबंध नहीं है। लेकिन तुम लोगों को यह सब बताना बेकार है। तुम और तुम जैसे लोग विज्ञान की प्राथमिक किताबें भी कभी नहीं पढ़ते हो। शिवाजी बाबू ने धीरे से कहा, मगर हमारे समझदार पूर्वजों ने ऐसे यज्ञों का विधान किया है। शिवाजी बाबू, कभी कभी मैं महसूस करता हूं कि ऐसे रीति रिवाजों का आंख मूंद कर पालन करने से हम अपने पुरखों के साथ बड़ा अन्याय करते हैं। उपनिषदों के ज़माने में जाओ तो तुम्हें पता चलेगा कि उनमें भी हर चीज़ के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। यही बात आधुनिक विज्ञान में है। उपनिषदों के रचयिता प्रकृति के बारे में जानना चाहते थे, ब्रह्मांड के बारे में जानना चाहते थे और आस्था के बस आधार पर कुछ भी स्वीकार नहीं करते थे। वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण न जाने कब और कहाँ लुप्त हो गया। इसकी कीमत हम आज भी चुका रहे हैं। लेकिन तुम लोगों से बहस करने का क्या फ़ायदा? मैं अपना जवाब सीधे ही दे देता हूँ। नहीं, मैं तुम लोगों की इस बेवकूफ़ी भरी पार्टी में शामिल नहीं होना चाहता, क्योंकि मैं नहीं मानता कि इससे कुछ लाभ होगा। दत्तादा पैर पटकते हुए अपने अध्ययन कक्ष में चले गए, जहां उन्हें शांति मिलती थी। लंदन से लौटने के बाद दत्तादा का सर जॉन मैकफर्सन के साथ नियमित पत्र व्यवहार चलता रहा। अब वो एक दूसरे की विद्वत्ता के प्रशंसक मात्र नहीं रह गए थे, बल्कि पक्के दोस्त बन गए थे। सर जॉन दत्तादा के वैज्ञानिक नज़रिए की सराहना करते थे, तो दत्तादा सर जॉन के अनुशासन और कार्यकुशलता के कायल थे। उनके व्यवहार में कभी भी प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड का जिक्र नहीं होता था। अलबत्ता सर जॉन इस परियोजना की प्रगति के बारे में कभी कभार गुपचुप इशारा ज़रूर करते थे, जो दत्तादा की समझ में आ जाता था। सर जॉन को टेनिसन की कविताओं से बहुत लगाव था। उन्हीं की एक कविता से प्रेरित होकर उन्होंने धूमकेतु पर आक्रमण करने के कार्यक्रम को कोड नेम दिया था प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड। इस कार्यक्रम को दुनिया के सभी देशों से भरपूर मदद मिल रही थी। आखिरकार मनुष्य जाति के अस्तित्व का सवाल था, जिसके कारण सभी देशों ने बैर और प्रतिद्वंदिता को भुलाकर आपस में हाथ मिला लिए थे। धूमकेतु दत्ता अपने निर्धारित मार्ग पर आगे बढ़ रहा था। इसी दौरान उसकी पूंछ भी निकल आई थी। उसने सूर्य का चक्कर लगाया और चूर चूर नहीं हुआ। किसी भी अप्रत्याशित टक्कर से वो अपने मार्ग से विचलित नहीं हुआ। प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड से जुड़े वैज्ञानिकों को पूरा विश्वास हो गया कि धरती से इस धूमकेतु के टकराने की संभावना अब वास्तविक खतरा बन चुकी थी। पर उन्होंने इस खतरे को पूरी तरह गोपनीय बनाए रखा, यहाँ तक कि उनके करीबी सहकर्मियों को भी इस खतरे का कुछ भी पता नहीं था, जो इस कार्यक्रम में शामिल नहीं थे। हर कोई सोचता था कि धूमकेतु धरती के नज़दीक से गुजर जाएगा। अवश्य ही आम आदमी इस दुर्लभ नज़ारे का लुत्फ़ उठा लेगा और विशेषज्ञों को अपने द्वारा भेजे गए खोजी उपकरणों से कुछ नई जानकारियां मिल जाएंगी। आम जनता के बीच जोर मारते अंधविश्वासों को रोकने में इन सब बातों से कोई मदद नहीं मिली। सारी दुनिया में ज्योतिषियों और तथाकथित धर्मगुरुओं ने अंधविश्वासों एवं आशंकाओं को खूब हवा दी। यहाँ तक कि पश्चिम के विकसित देशों में भी अंधविश्वास में कोई कमी नहीं आई। जहाँ तक भारत का ताल्लुक है, वो कुछ फ़ायदे में ही रहा। अनगिनत जोड़ों, जिनमें पढ़े लिखे जोड़े भी शामिल थे, उन्होंने गर्भ धारण करने का कार्यक्रम तब तक के लिए टाल दिया जब तक कि धूमकेतु नजर आ रहा था। इस तरह से जनसंख्या वृद्धि पर अस्थायी रूप से रोक लग गई। अक्टूबर के लगभग बीच में दत्ता को सर जॉन का एक पत्र मिला। पत्र में रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी की बैठक का, बेमौसमी गर्मी का, फुटबॉल सीजन के शुरुआती मैचों का और हाल ही में संपन्न उपचुनाव का जिक्र था। उन्हीं के बीच दत्तादा की बेचैन आंखों ने उस वाक्य को ढूंढ निकाला। लाइट ब्रिगेड का आक्रमण शुरू हो चुका है, हमें विश्व कल्याण की उम्मीद करनी चाहिए। तो अंतरिक्ष यान समय पर रवाना हो चुका था। लेकिन क्या इसका धूमकेतु से मिलन हो पाएगा, और वो भी सही समय एवं सही जगह पर? क्या रिमोट कंट्रोल से कराए गए धमाके काम कर सकेंगे? अगर एटमी हथियारों का जखीरा ठीक से काम न कर पाया तो? दत्तादा अपने आसपास किसी से भी अपनी बेचैनी नहीं बांट सकते थे। दुर्गा पूजा का त्यौहार धूमधाम से आया और चला गया। इसी तरह दिवाली आई और चली गई। चारों ओर खूब आतिशबाजी हुई, लेकिन दत्तादा के मन में कुछ और ही उथल पुथल मची थी। दिन में उनका ज़्यादातर वक्त अपने 8 साल के पोते खोका के साथ बीतता था
और रात दिव्या के साथ तारों को निहारने में। अवश्य ही वो भी धूमकेतु की प्रगति पर निरंतर नजर रख रहे थे, जो अब नंगी आंखों से भी साफ दिखता था। 18 नवंबर को ब्रिटिश काउंसिल से एक विशेष संदेशवाहक स्कूटर पर एक अत्यावश्यक टेलेक्स संदेश दत्तादा के लिए लेकर आया। कोलकाता में टेलेक्स ऑपरेटर हैरान परेशान था कि संदेश में ऐसी क्या खासियत थी जो ये इतना ज़रूरी हो गया। लेकिन संदेश को पढ़ते ही दत्तादा की सुस्ती तुरंत गायब हो गई और वो रसगुल्लों की अपनी मनपसंद दुकान पर पहुंचे। संदेश में लिखा था, अब मुझे पूरा विश्वास है कि मैं 15 दिसंबर को अपना क्रिसमस उपहार खरीद सकूंगा। जॉन मैकफरसन। 15 दिसंबर को धूमकेतु दत्ता धरती के सबसे निकट आ गया, केवल 80,000 किलोमीटर की दूरी पर। लाखों लोगों ने उस अद्भुत नज़ारे को देखा, पर केवल मुट्ठी भर लोग ही जानते थे कि वो समूचे विनाश के कितने निकट थे। जब धूमकेतु बहुत दूर चला गया और दिखना बंद हो गया, तभी दत्तादा ने अपनी पत्नी से सच्चाई बता पाने की हिम्मत पाई। अब जबकि धूमकेतु आकर चला गया है, तो क्या तुम संतुष्ट हो कि उसके कारण कोई बड़ी दुर्घटना या विनाश लीला नहीं हुई? मैं मानती हूं कि कोई बड़ी आफत नहीं आई, लेकिन कुछ ना कुछ विनाशकारी तो हो सकता था। क्या तुम जानते हो कि अनिष्टकारी घटनाओं को कैसे टाला गया? पूरे आत्मविश्वास के साथ इंद्राणी देवी ने पूछा। दत्तादा ने हैरानी से अपनी पत्नी को देखा। तो क्या उसे मालूम था? वो कैसे जान सकती थी? उन्होंने तो कभी उसके सामने प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड का जिक्र नहीं किया था। उन्होंने सावधानी से कुरेदना चाहा। मैं समझा नहीं, तुम्हारा मतलब क्या है? मतलब बहुत आसान है, कुछ अनिष्ट नहीं हुआ क्योंकि हमने अपने घर में यज्ञ जो करा लिया था। पर मैंने तो कभी यज्ञ किया नहीं। क्या तुम्हें याद नहीं कि मैंने यज्ञ में शरीक होने से इनकार कर दिया था? हाँ हाँ याद है, पर हमने उसका भी तरीका निकाल लिया था। कम से कम गुरुजी ने तो उपाय खोज ही लिया था। उन्होंने कहा कि अगर तुम यज्ञ करना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा कोई बच्चा या नाती पोता यज्ञ में बैठ जाए तो काम चल जाएगा। इसलिए हमने तुम्हारी जगह खोका को बिठा दिया, और देखो कोई अनिष्ट नहीं हुआ। है ना गुरुजी समझदार? इंद्राणी देवी ने विजयी भाव से कहा। तुरंत ही दत्तादा के मन में सारी तस्वीरें सिनेमा की रील की तरह घूम गई। यज्ञ में बैठा खोका, मंत्र बुदबुदाता खोका, जिनके अर्थ वो स्वयं भी नहीं समझता। थोड़ी थोड़ी देर बाद आग में घी छोड़ता खोका, देवताओं को फूल चढ़ाता खोका, और तभी तस्वीर बदल जाती है। बड़े से हॉल में दुनिया भर के वैज्ञानिक जमा हैं। वो समस्या का विश्लेषण कर रहे हैं, समाधान खोजने में जुटे वैज्ञानिक, और फिर समाधान पर तर्क संगत रूप से और कुशलतापूर्वक अमल करते वैज्ञानिक। ये यकीन कर पाना मुश्किल था कि ये दोनों तस्वीरें हमारे आधुनिक समाज के दो अलग अलग पहलू पेश करती थीं। दत्ता को ये तो पता था कि अमीर और गरीब के बीच, पढ़े लिखों व अनपढ़ों के बीच, और खुशकिस्मत व बदकिस्मत लोगों के बीच गहरी खाई है। लेकिन तर्क संगत और अंधविश्वासी वर्गों के बीच जो खाई थी, वो उन्हें कहीं अधिक चौड़ी और अमंगलकारी लग रही थी। क्या मानव समाज कभी इस खाई को पाट पाएगा? इस प्रश्न का उत्तर दत्तादा के पास नहीं था। ये थी आज की कहानी धूमकेतु। हाँ, बहुत अच्छी कहानी थी और पहली बार मैं इन्होंने लिखा हुआ कुछ सुन रही हूँ, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। तो बट व्हाट डू यू थिंक कहानी का क्रक्स जो मेरे ख्याल से उनके हिसाब से था, लॉजिक और अंधविश्वास के बीच का जो लड़ाई है? हाँ, व्हाट डू यू थिंक? हम एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट था उसमें कि सब लोगों ने मिलके, सारे साइंटिस्ट, सारे देशों के मिलके इन्होंने एक साइंटिफिक सोल्यूशन निकाल के एक सिचुएशन को अवॉइड किया। लेकिन अगर धर्म वाले लोगों को एक साथ आकर सबको एक कंबाइंड सोल्यूशन निकालना होता तो वो नहीं कर पाती, क्योंकि वो सिर्फ एक दूसरों के अंदर डिफरेंसेस ढूंढते रहते हैं। तो एक ये चीज़ है कि जो विज्ञान है जो हमें साथ लाता है, लेकिन धर्म हमेशा अलग करता है। हाँ, क्योंकि लॉ ऑफ ग्रेविटी किसी भी देश का आदमी हो, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कैसा भी हो, गोरा हो काला हो, कैसा भी दिखता हो, लॉ ऑफ ग्रेविटी सबके लिए सेम है। तो ये पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है कि साइंस का जो एक रास्ता है, रीज़न का जो एक रास्ता है, वो एक है
Yes. पूरी मानवता के लिए। Correct. और धर्म का या फिर अंधविश्वास का वो हर आई थिंक कुछ किलोमीटर बाद ही बदल जाते हैं, कुछ रीजन बाय रीजन, हर उसमें कुछ ना कुछ आपको अलग विविधता मिलती है। मतलब विविधता की एक अलग ब्यूटी होती है, बट अगर वो हमारे लिए हार्मफुल है तो I नहीं, think- अगर हाइपोथेटिकली ऐसे हम अज्यूम करें कि चल एस्ट्रोलॉजी से हम लोग इस कोई भी बुरी चीजों को अवॉइड कर सकते हैं, मान लिया कि मान चलो लिया, हो ही ऑस्ट्रेलिया सकता है, काम हाँ। करती है, ठीक है, तो एक पूरे दुनिया के सारे एस्ट्रोलॉजिस्ट मिलके कुछ भी एक निकाल नहीं पाते, एक चीज पर agree एक नहीं चीज पे अग्री नहीं करते। अभी भारतीय एस्ट्रोलॉजी और भारत में इतने सारे अलग अलग स्कूल्स हैं जैसे, तो वो अग्री नहीं कर पाते और कोई सोल्यूशन आई थिंक इतना जल्दी जैसे उन्होंने टाइमलाइन दिखाई, एक हफ्ते में मिल रही है, फिर उन्होंने ये भी निकाल दिया, सब एक साथ आके वो हो ही नहीं पाता। ये एक है। वो भी आई थिंक थोड़ा सा एक वो इंटरेस्टिंग है कि क्या हम वैसे जैसे कि देखा जाए कोविड के टाइम पे साइंस ने बहुत जल्दी वैक्सीन बनाई और सब देशों को साथ आना पड़ा, क्योंकि एक ही प्रॉब्लम से वो जूझ रहे थे। एक तरीके से हम उसको पैरेलली देख सकते हैं कि एक कॉमेट जैसे अगर आ रहा है या फिर एस्टेरॉइड आ रहा है हमारे अर्थ पे टकराने, तो एक बाहरी एक बड़ी प्रॉब्लम जो सबके लिए एक है, जिसका खतरा सबके लिए है, तब लोग साथ आना कितना आसान होता है। और ये जो बाकी जो प्रॉब्लम है, जो हम पॉलिटिकल प्रॉब्लम होती है, चाहे वो धर्म से रिलेटेड हो, चाहे वो कोई वॉर्स जो निकलती हैं अलग अलग रीजन से, रेसिज्म से, कितनी अलग दो दुनिया है ये। जब हमें कोई बाहरी एक वो मिलता है डेंजर, देन वी फाइंड इट इजियर टू कम। तो इज दैट व्हाट इज नीडेड फॉर वर्ल्ड पीस? आई वंडर। या एक्चुअली हाँ, मतलब विज्ञान में क्षमता है दुनिया को एक करने की। और ऑल्सो एक चीज जो न्यूक्लियर, जैसे उन्होंने बोला एटम बॉम्ब, जो एक बहुत ही डिप्रेसिंग टॉपिक है आज के ज़माने में, लेकिन ऐसे हाइपोथेटिकल सिचुएशन में एक वो हमें हेल्प भी कर सकता है, पूरे सारे जो इंसान हैं। हाँ, वो तो ये चीज़ बहुत बोली जाती है कि देखो साइंस ने एटम बॉम्ब बनाया, Yeah. दुनिया के विनाश का कारण भी साइंस से ही निकला है। लेकिन वो विनाश के लिए बनाया जो रीज़न था, उसका रीज़न कुछ और था, और आदमी अपने विनाश का तरीका खुद ढूंढ लेता है। लेकिन इसमें इस कहानी में बड़ी इंटरेस्टिंगली उसको एटम बॉम्ब्स को यूज़ करके पृथ्वी को बचाया गया एक तरीके से। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे पॉइंट। हाँ, इसमें आई थिंक लेयर्स हैं। हाँ, एक ये वाला, प्लस एक पॉइंट उन्होंने बोला उपनिषदों के बारे में हाँ, कि इंडिया में साइंटिफिक क्वेश्चनिंग की एक जो है रीति रिवाज रहा था, और अभी भी मतलब कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी डेफिनेटली है, पर मेन स्ट्रीम या फिर जो हम देखते हैं वहाँ पे ये बदल गया है, ये वैसा नहीं रहा है। सवाल नहीं करने का वो हो गया है। आई डोंट नो और कि ये ये ऐसा क्यों हुआ। हाँ, ये क्यों हुआ होगा एग्जैक्टली। लाइक रहा कि उपनिषद और बहुत सारे वेदों में भी ऐसे लिखा है कि मतलब, और जैसे बहुत सारे अलग अलग ब्रांचेस है जो मतलब सिर्फ सवाल ही करते रहना चाहिए। डिबेट्स होते थे हिंदू वर्सेस बुद्धिस्ट, और इवन सारे जो धर्म के जो ज्ञानी लोग थे उनके बीच में काफी चर्चा होती रहती थी, डिबेट्स होते रहते थे। ऋषि मुनियों में बहुत सारी चर्चा होती रहती थी। ऐसे कोई एक चीज को पकड़ के आगे नहीं रहता था कि हाँ यही फाइनल है, ऐसे बहुत रेयरली होता था। आई थिंक वो कभी तो एक मीडिएवल एरा में चेंज हुआ है ये। एक्चुअली नालिकर इनका भी मैं इंटरव्यू पढ़ रही थी, तो उसमें भी ये कहा था कि वो आर्यभट्ट और भास्कर के बाद फिर कोई एस्ट्रोफिजिसिस्ट इंडियन सबकॉन्टिनेंट में बने नहीं। एक उनको किसी They ने were the पूछा था, first हाँ, astronomers. एस्ट्रोनॉमर्स, हाँ, बट इन सब कहीं तो वो भास्कर जो थे उनके बाद, भास्कराचार्य के हाँ, भास्कराचार्य के बाद वो हुआ नहीं। तो इसका एक कुछ होगा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में भी, जो जब मेरे ख्याल से उस टाइम पे फिर राजाओं ने धर्म को अपने पावर के लिए यूज करना शुरू कर दिया, और अंधविश्वास ज्यादा आता गया धर्म के अंदर। और मेरे ख्याल से मतलब वहाँ पे वो एक चेंज था। ये रहा है जैसे कुरीतियाँ बढ़ती गई, जिससे कि लोग कंट्रोल कर लिए जाएं। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई, लोगों को अपना इन्फ्लुएंस के लिए आई थिंक दुरुपयोग ज़्यादा हुआ। और जो हमारे ग्रंथों में जो बहुत अच्छी बातें लिखी हुई हैं, जो साइंटिफिक क्वेश्चनिंग है, वो स्पिरिट कहीं दब कर उस चीज़ पे रूढ़िवादिता पे आ गई, कंजर्वेटिविज्म पे आ गई कि ये सच है, ऐसे ऐसे होता है, ये अगर सूर्य ग्रहण हो रहा है तो आपको ये पूजा करनी चाहिए, और ये इस दशा में है आपका राहु और केतु, और ये जो चीज़ें हैं जहाँ तक साइंटिफिकली इनका कोई भी लेना देना नहीं है सच्चाई से, रियलिटी से। तो वो चीज़ें, और
ये मैं हमने अभी शायद एक रिसेंटली एक वीडियो देखा था, मतलब पढ़ा भी है इस बारे में, और नलिका जी ने भी लिखा है इस बारे में कि ज्योतिष विद्या इज नॉट एन इंडियन थिंग, वो यस उसका ओरिजिन कम्स फ्रॉम आउटसाइड। भारत का जो विज्ञान जो शास्त्र है इसके बारे में वो बाद में लिखा गया और वो बाहर से आया है, हमारे ट्रेडिशन में नहीं था वो। तो वो मेरे ख्याल से उसका बहुत बुरा असर पड़ा हमारी सोसाइटी पर, अंधविश्वास को बहुत, और चीज़ों को आसानी से बिलीव कर लेना, गलत चीज़ों को, एज लॉन्ग एज वो आपको सुनने में सही लगती है। कि अगर कोई मुझे बताए, जैसे ठीक है पुराने ज़माने में हमें सारे जवाब नहीं पता थे तो हम गेस कर सकते थे, लेकिन किसी ने बोला कि अगर तुम ऐसा कर दोगे और मंगलवार के दिन ये रोटी खिला दो या फिर ये कर दो, उससे तुम्हारा कुछ अच्छा हो जाएगा। तो ये इस तरह की बातों पर विश्वास करना आसान हो गया एक ऐसी जनता के लिए जो खुद नहीं सोच रही थी इन चीज़ों के बारे में। तो मेरे ख्याल से वो एक लैक ऑफ एजुकेशन कंटिन्यू जो रहा, जो अब नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। अब तो हम इतने पढ़े लिखे हैं, अब हमारे पास सब कुछ है, तो व्हाई इज दिस स्टिल प्रॉब्लम? आई थिंक पढ़े लिखे होकर भी लोग बहुत करते हैं, लाइक जैसे मैं बोल रही थी कुछ देर पहले कि जो सारे IIT बॉम्बे, IIM वाले लोग हैं जो एकदम टॉपर्स है, जिन्होंने बहुत विज्ञान का अभ्यास किया है, वो लोग भी एस्ट्रोलॉजी एप्स बना के बहुत पैसे कमा रहे हैं। मेरा जो पैसा इज आई थिंक, मुझे वो लगता है वो पर्सनली भी बिलीव नहीं करते। हाँ, वो नहीं करते होंगे डेफिनेटली। क्योंकि मतलब अगर आप इतना पढ़ लिख गए हैं और तब भी अगर आप अंधविश्वासी हैं तो कहीं ना कहीं आप में या फिर आपकी पढ़ाई में कहीं ना कहीं तो कुछ कमी रह गई है। क्योंकि मतलब जहाँ तक मुझे, अब सुनने वालों को तो नहीं पता, लेकिन एस्ट्रोलॉजी के ऊपर जयंत नार्लिकर जी का बहुत बड़ा एक वो था, उनका एक तरह से दुश्मनी थी। वो भारतीय समाज में देखते थे कि एस्ट्रोलॉजी कितनी ज़्यादा प्रचलित है और कितना नुकसान होता है हमें इस तरह की चीज़ों से सोचने से। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा एक पेपर लिखा था, उन्होंने ओपन चैलेंज दिया था पूरे इंडिया के एस्ट्रोलॉजर्स को, दुनिया भर के, और कई लोगों ने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया था। और ये पेपर में प्रूव हो गया था कि एस्ट्रोलॉजी डज नॉट वर्क, ज्योतिष विद्या का कोई सिद्धांत नहीं है, सच्चाई से मतलब कोई रिलेशन नहीं। प्रिडिक्शन के मामले में प्रोबेबिलिटी तो कुछ परसेंट तक बोला जाए तो एक सिक्के को भी आप उछालेंगे तो आधे टाइम वो 50, मतलब एक या दूसरी साइड तो आएगा ही, हाँ या ना, तो कुछ 50% रहता है। वो उसमें उन्होंने प्रूव किया कि एस्ट्रोलॉजी डज नॉट वर्क। एस्ट्रोलॉजी का कोई साइंटिफिक मूल नहीं है, और अगर आप अभी भी उस पर विश्वास करते हैं जस्ट बिकॉज इट्स अ फील गुड, इस चीज़ का व्हाट डू यू थिंक? सम पीपल से कि इससे कोई नुकसान तो नहीं हो रहा, मतलब ठीक है मुझे बिलीव करने से आई फील गुड अबाउट इट इफ आई रीड माय हॉरोस्कोप। व्हाट डू यू थिंक उस पॉइंट का क्या, लाइक हाउ डू यू? बट मुझे ऐसे लगता नहीं है कि उसका कोई नुकसान नहीं हो रहा। बहुत ही ज्यादा नुकसान हो रहा है कि दुनिया में हजारों लोग हैं, हजारों करोड़ों लोग हैं जो ये पूरी मानवता को एक कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं अपनी लाइक दिमाग लगा के, अपना रैशनैलिटी का यूटिलाइजेशन करके, लेकिन वो कहीं इन चीजों में अटक जाते हैं कि ये एस्ट्रोलॉजी में आंसर्स है और वो उसमें अपना टाइम ज्यादा बर्बाद करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मानवता के लिए बहुत बड़ा लॉस है, नुकसान है एज अ होल। ह्यूमन ब्रेन पावर को गलत जगह यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग जैसे अभी सपोज लाइक 100 साइंटिस्ट आ रहे हैं इन लाइक थाउजेंड्स ऑफ पीपल, अगर हम लोग सभी लोग इसको ऐसे बहिष्कार कर दे तो आई थिंक जो साइंस में लोग ज्यादा बढ़ जाएंगे तो ओवरऑल सबके लिए अच्छा ही होगा मुझे ऐसा लगता है। और दूसरी बात ये कि नुकसान बहुत ज्यादा होता है इन अ वे, ये जैसे पानसरे, कलबुर्गी, दाभोलकर, ये सारे जो रैशनलिस्ट हैं इनकी हत्या हुई और बहुत लोगों की होती है। इनफैक्ट लाइक आई एम श्योर तुमने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि जैसे हम जाके इस बारे में बातें करते हैं तो काफी वो एक काइंड ऑफ लाइक आउटसाइडर वाली फीलिंग आती है। तो जो जैसे वो हम जावेद अख्तर का पढ़ रहे थे, देख रहे थे उस दिन की बीमार सोसाइटी होती है तो उसमें जो हेल्दी इंसान है वो बीमार लगता है, वो बीमार लगता है। हाँ, तो मतलब कि साइंस अगर नहीं होती तो ये कैमरा जिसमें हम बात कर रहे हैं, ये माइक, ये जो यूट्यूब चल रहा है जिस पे हमारे चैनल है, ये किताब जैसे छपी है किसी एक मशीन से, किताब को लिखा गया है एक पेन से, पेन भी एक तरह का साइंस है, और मैंने जो कपड़े पहने हैं, मेरे घड़ी है, ये किताबें, सब कुछ, ये मेज़, ये लाइट, ये पंखा, ये जो घर है, ये सब के नीचे साइंस है। कोई अंधविश्वास या किसी मेक बिलीव सिस्टम के
दुनिया में किन चीज़ें का फायदा हुआ है, मतलब मटेरियली तो हम देख ही सकते हैं कि साइंस इज एवरीवेयर हमारे सामने होते हुए वो और हम कितना जानते हैं कि ये चीज़ कैसे काम कर रही है। ये माइक्स में से मेरी आवाज़ यहाँ से जाके वो कंप्यूटर में जाके रिकॉर्ड होके फिर आउटपुट होके वो कैसे हो रहा है, उसके पीछे 1 और 0 क्या बन रहा है, ये हम डिटेल नहीं जानते। तो हम बहुत आसानी से इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं कि साइंस ने क्या दिया है दुनिया में, और धर्म बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सब चीज़ें हैं। तो बट डू यू थिंक कोएग्जिस्टेंस इज पॉसिबल, लाइक धर्म और थोड़ा बहुत ऐसे, तुम्हें लगता है ये आगे बढ़ सकते हैं एक साथ? हम अलग अलग आई थिंक देशों को देख के, अलग अलग सोसाइटीज में देखे, क्योंकि जैसे इंडिया को एक देखा जाए तो जहाँ पे धर्म का है इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, कुछ और देशों में जाया जाए थियोक्रेटिक जो जहाँ पे धर्म इज द मेन पार्ट ऑफ सोसाइटी, वहाँ पे देखें साइंस का कैसा महत्व है और धर्म के कहाँ पे और किस तरह लोग सोचते हैं। और कुछ ऐसी सोसाइटीज़ भी हैं जहाँ पे धर्म बहुत कम है, कुछ कंट्रीज हैं, नॉर्डिक कंट्रीज, वहाँ पे एथीज्म इज मोर कॉमन देन नॉर्मल, और वहाँ पे किस तरह की सोसाइटी है। तो अलग अलग देशों की अगर हम ऐसे सैंपल एक तरीके से देख सकते हैं कि किस किस तरह की सोसाइटीज़ पॉसिबल हैं, और अंधविश्वास वाली सोसाइटी भी बहुत पॉसिबल है जहाँ पे बिल्कुल अभी साइंस में नहीं पहुँचा है, कुछ कंट्रीज अभी भी हैं जो बिल्कुल पिछड़ी हुई हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि हम कहाँ जाना चाहते हैं और कहाँ जाने से कैसी सोसाइटी पॉसिबल है। तो मेरे ख्याल से कोएग्जिस्टेंस तो हो ही रहा है एक तरीके से, अभी ये सोसाइटी चली रही है। इंडिया में कितने % लोग हैं जो धर्म को साइंस से ऊपर मानते हैं या फिर इन दोनों के बीच में तालमेल नहीं बिठा पाते, ये हम देखते ही हैं आमतौर की ज़िंदगी में। लेकिन उसके नुकसान भी हम शायद रोज देखते हैं। नुकसान तो बहुत होते हैं, आप न्यूज़ में उठा के देखेंगे और उसको हर एक उसको कैटेगरी में डालेंगे कि कोई चीज़ का क्या इन्फ्लुएंस किस वजह से हुआ, तो मेरे ख्याल से नुकसान आपको दिखेंगे बहुत ज़्यादा। करेक्ट। और ये मतलब ऐसे भी होता है कि एक भारतीय पर्सपेक्टिव से कि जो लोग बहुत सारी चीजें कि एक डिस्क्रिमिनेशन सा हो जाता है, लाइक आप मांगलिक हो तो आपको यहाँ पे अलाउड नहीं है, आपका वो नहीं है, मतलब ऑफ कोर्स अभी शहरों में शादी करनी पड़ेगी, बहुत सारी अजीब चीजें होती है। और बाकी फिर अलग अलग तंत्र विद्या में चले गए और भी दोष है, यस, और कुछ अजीब चलते रहता है। तो काफी मुझे ऐसा लगता है कि इसका कोई भी बेनिफिट नहीं है आज के समय में। मैं नहीं बोलती कभी नहीं था, लेकिन जब जवाब नहीं थे हमारे पास तो यही जवाब थे। यस, तब सवाल थे, जवाब नहीं थे पूरे प्रूवन, तो ये जवाब हमने निकाले। ठीक है, अब आ गए हैं जवाब। हाँ, तो अब वो जवाब एक्सेप्ट नहीं करना तो मतलब एक था कोट मैंने पढ़ा था कि आज के जमाने में जो एक 7 साल का बच्चा है वो भी 1000 साल पुराने बूढ़े इंसान से भी बहुत कुछ ज्यादा जानता है। जिन्होंने वो सारे लिखे हैं रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, उनसे कहीं ज्यादा इंफॉर्मेशन आज के 7 साल के बच्चे के पास भी है। तो तभी उनके पास ज्ञान नहीं था, ना ही कुछ पता था, लेकिन अभी इतना सब बदल गया है। तो और जो चीजें उन्हें सही पता थी शायद अंतर इंसान के बारे में या फिर इमोशंस के बारे में हो सकता है, जो चीजें साइंस डज नॉट नीड टू आंसर, जिनका आंसर साइंस के लिए जरूरत नहीं है क्योंकि उसका रिलेशन नहीं है। जैसे हमें किसी से किस तरह पेश आना चाहिए, हमें अच्छे कर्म करने चाहिए या बुरा नहीं करना चाहिए, ये जो बेसिक चीजें हैं वो हमेशा सही रहेगी। हाँ, वो फिलोसफिकल चीजें जो हैं कि जीवन को कैसे जीना चाहिए, हमें किसी की सहायता करनी चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, ये चीजें मेरे ख्याल से इनका वो उस समय भी सही थी, आज भी सही है। उनको मानना बिल्कुल हमारे लिए सब जरूरी है। लेकिन जो चीज़ों के जवाब हमें मिल गए हैं उनके गलत जवाब अभी भी मानते रहना, वहाँ हमारी सबसे बड़ी मेरे ख्याल से सोसाइटी की और हमारी बहुत बड़ी गलती है। एक वो मुझे कोट याद आया कि जब हम बात कर रहे थे ना कि अगर आज स्क्रैच से वापस से दुनिया बने तो लॉ ऑफ ग्रेविटी वही रहेगी, लेकिन धर्म शायद आपको वही सेम टू सेम नहीं मिलेंगे। yes. तो ये एक डिफरेंस है बेसिक बाकी दुनिया में साइंस के अलावा बाकी जो चीज़ें हैं। और साइंस इटसेल्फ इज, साइंस इज नॉट जस्ट अ वर्ड, साइंस इज जस्ट क्वेस्ट फॉर ट्रूथ, सच का अन्वेषण। और रिलीजन भी मेरे ख्याल से शुरुआत में साइंस ही था, वो सच जानना चाहता था कि क्यों है, क्यों दिन होता है, क्यों रात होती है, क्यों हम मरते हैं, मरने के बाद क्या होता है। कुछ सवाल अभी भी सबके सामने है, साइंस के पास भी आंसर नहीं है, लेकिन उन सवालों का जवाब एक्सेप्ट कर लेना बिना किसी प्रूफ के, उससे बेहतर है कि हम आगे बढ़ के ऐसे लोग बनाएं या फिर हमारी सोसाइटी ऐसी बने कि हम उन सवालों के जवाब जान पाए। एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी वो तो मतलब ज्योतिष शास्त्र तब था जब हमें
ये एस्ट्रोनॉमी के बारे में कुछ पता नहीं था. दैट वाज अ प्रीकर्सर. हाँ सॉर्ट ऑफ वहीं से शुरुआत हुई Yeah, थी, ये that तारे started, क्यों yes. ऐसे चलते हैं, तो क्या होता है, तो एक थ्योरी वो बनी, लेकिन हाँ. अब हम जानते हैं बेहतर, और मेरे ख्याल से एक टेलीस्कोप हमें भी लेना चाहिए, मेरा काफी दिनों से मन है. Yeah. एक दिव्य चक्षु मुझे भी चाहिए. वो कहानी में मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरह उन्होंने एक अटैचमेंट दिखाया, एक साइंटिफिक क्यूरियोसिटी वाले इंसान मनोज दत्ता का एक टेलीस्कोप के प्रति, कि जैसे वो उसको सौतन मान रही है उसकी बीवी. दैट इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग कि हम इस तरह की सोच वाले लोग कम देखने को मिलते हैं. Yes. लेकिन ये इंटरेस्टिंग था कि ऐसे लाइक दत्ता साहब जो थे, उनकी फैमिली में उनकी वाइफ इतनी अलग थी, और इवन उनका भाई, लाइक वाइफ तो मैं समझ सकती हूँ कि डिपेंडिंग की कौन से डेकेड में लिखा तो वुमेन एजुकेशन इतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा, लेकिन वो थी एमए. हाँ, एमए तो थी, वो तो इट्स नॉट दैट ओल्ड. या तो लेकिन उनका छोटा भाई भी लाइक एक ही, मतलब उनके माँ बाप थे, लेकिन सबकी सोच इतनी अलग आई, तो ये बहुत ही एक वो तो आई थिंक है कि सोसाइटी में ऐसे लोग रहते ही हैं, हम भी जानते हैं, हमारे सबके परिवार में कुछ लोग होते हैं जो पूरे रूढ़िवादी अभी भी हैं. और मुझे वो भी लगा कि उन्होंने अपने बच्चे का जो देखा, जो उनको पता नहीं था कोका के साथ क्या किया, कि उसको यज्ञ में बिठा दिया, और कैसे उन्होंने सोचा कि एक तरफ ये चल रहा है और उनको लग रहा है ये यज्ञ में, और उधर साइंटिस्ट लगे हुए हैं, वैज्ञानिक सब उसका सोल्यूशन निकाल रहे हैं. लेकिन एक बात तो है, हमारे जो इंडियन गुरुजी है वो काफी शॉर्टकट निकाल देते हैं हर चीज में. ऐसे कुछ नहीं होता, अच्छा ये नहीं है तो आप ऐसे कर दो, गाय नहीं है तो नदी में डाल दो, तो काफी इट इज फ्लेक्सिबल इन लाइक कुछ भी चीज का छोटा शॉर्टकट निकल जाता है. कन्यादान नहीं करना, ठीक है ये कर लो, तो हर चीज में उनके पास एक रेडी रहता है पूरा मेन्यू ऑफ ऑफरिंग्स. ये ब्यूटी है आई थिंक उस चीज. मेरे ख्याल से जब तक ये सोसाइटी में नुकसान नहीं पहुंचा रही बहुत चीजें, मेरे ख्याल से तब तक तो हम किसी चीज पे बैन तो लगा नहीं सकते, लेकिन साइंटिफिक थिंकिंग पे हमें शुरुआत जरूर करनी चाहिए, अगर हम नहीं सोचते हैं या फिर हम जानते हैं उन लोगों को जो बिल्कुल इस तरह ध्यान नहीं देते. मुझे लगता है कभी इन चीजों पे बैन होगा. और मेरे ख्याल साइंस पे बैन हो सकता है. उल्टा जरूर हो सकता है. मैं इनकी कुछ बुक्स और हैं, एक तो मैं इनका बताना चाहता हूँ, ये हिंदी किताब, इसमें 10 कहानियां हैं इनकी. ये एक है साइंटिफिक एज, द इंडियन साइंटिस्ट फ्रॉम वैदिक टू मॉडर्न टाइम्स. तो इसमें इंडियन साइंटिफिक थॉट वैदिक टाइम से लेके अब तक, तो ऑल द साइंटिस्ट जो हमारी पुराने जमाने में भी रहे हैं, जैसे भास्कराचार्य, आर्यभट्ट, उन सब के बारे में लेकर शुरुआत से एक ट्रेस की है हिस्ट्री ऑफ साइंस इन इंडिया. तो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल बुक. दिस इज बुक कॉल्ड शेक अप इंडिया. ये इनके डिफरेंट एक न्यूज़पेपर में वो कॉलम था, उसका कलेक्शन है, एंड इसमें बहुत सारी अच्छे टॉपिक्स पर उन्होंने लिखा है. ये बुक है साइंस एंड मैथमेटिक्स फ्रॉम प्रिमिटिव टू मॉडर्न टाइम्स. साइंस और मैथ्स का फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, इंडिया प्लस वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव में. ये भी बहुत अच्छी किताब है. ये एक नॉवल है, वामन परत ना आला, मराठी नॉवल का इंग्लिश ट्रांसलेशन, द रिटर्न ऑफ वामन. और ये मैंने अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन शायद हम ये भी इस अपने पॉडकास्ट में एक दिन कवर करेंगे. साइफाई नॉवल, साइंटिफिक फिक्शन, एंड ये उनकी ऑटोबायोग्राफी माई टेल ऑफ 4 सिटीज. ये भी पहले मराठी में लिखी गई थी. 4 शहर इनकी लाइफ के जो सबसे इम्पोर्टेंट रहे, उन चारों की कहानी. पूना में फाइनली जाके वो सेटल हुए, बनारस में रहने शुरुआत हुई थी, और कैम्ब्रिज में रहे, और फिर बॉम्बे में काफ़ी दिन काम किया, और बाद में लास्ट में पूना. तो ये इनकी कहानी थी. बहुत इंस्पिरेशनल तरीके से व्यक्तित्व है इनका, और ऐसे लोग भारत में बहुत कम पैदा हुए हैं. ये मॉडर्न टाइम्स के आर्यभट्ट और भास्कराचार्य के साथ इनका नाम लेना मेरे ख्याल से अगर लिया जाए तो गलत नहीं होगा. डेफिनेटली. तो it's a loss, big loss for us personally I think, and हम कोशिश करेंगे और भी इनकी स्टोरीज पढ़ेंगे. और आई थिंक साइंस फिक्शन को हिंदी में लिखने वाले बहुत ही कम, बहुत ही मतलब गिने चुने 10-15 लोग हैं, उनमें से एक ये रहे. और हम चाहेंगे कि और साइंस फिक्शन हम कवर करें, जिससे साइंस के बारे में और बातें हों. व्हाट डू यू थिंक? यस डेफिनेटली, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, और अगले बार हम फिर से कोई और लेंगे. या तो ये थी आज की कहानी धूमकेतु. कैसी लगी आपको, और ये डिस्कशन हमारा कैसा लगा? कोई सवाल हो, कोई और कहानी का सजेशन हो, आपको इस कहानी में सबसे अच्छा क्या लगा? आप क्या सोचते हैं अंधविश्वास और धर्म और साइंस के इस पूरे डिस्कशन के बारे में? लेट अस नो इन कमेंट्स, एंड हम अपनी एक और नई कहानी जल्दी लेके आएंगे. शुक्रिया.